हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमें एक थ्योरम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? थ्योरम की। अब उस थ्योरम का नाम क्या है? तो उस थ्योरम का नाम है विरोधाभास थ्योरम। क्या नाम है? विरोधाभास थ्योरम। अब हम जानेंगे कि ये जो थ्योरम है विरोधाभास, वह कहता क्या है। तो विरोधाभास थ्योरम कहता है कि किसी भी चीज़ को आप विपरीत मान लीजिए, अर्थात उल्टा मान लीजिए। क्यों उल्टा क्यों मानते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ये जो है, राम एक लड़का है और सीता एक लड़की है। अब कोई पूछ दे कि ये जो राम है ये लड़का ही है, सिद्ध करें। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको विरोधाभास थ्योरम से सिद्ध करेंगे। किस थ्योरम से? विरोधाभास थ्योरम से। तो विरोधाभास थ्योरम के अनुसार इसको उल्टा मान लेना चाहिए हमको। तो इसको हम लड़की मान लेंगे। लड़का है तो क्या मान लेंगे? लड़की मान लेंगे। जब लड़की इसको मान लेंगे तो हम देखेंगे कि इस लड़का को जो गुण है, यह लड़का अभी लड़का नहीं है, अभी इसको लड़की मान लिए हैं। तो इस लड़की का जो गुण है, यह सीता जो कि रियल में एक लड़की है, इसके गुण से मैच करता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसका जो बाल होगा ये लड़का टाइप के होगा, छोटा, और इसका बाल जो होगा लंबा लंबा होगा लड़की के जैसा, और इसका चेहरा भी बता देगा कि यह जो है लड़का जैसा दिख रहा है, और इसका भी चेहरा बता देगा कि यह लड़की जैसा है। और इसका लिंग मेन है, मेन इसका लिंग बता देगा कि यह जो है लड़का है, और इसका लिंग बताएगा कि यह जो है लड़की है। ठीक, तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि यह जो राम है, यह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। यह सिद्ध हो गया। ठीक, इसको उल्टा माने तब सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से हमको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे, अर्थात उल्टा मान लेंगे, यानी कि परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास थ्योरम के अनुसार हमें क्या मानना होगा? अपोजिट मानना होगा, अर्थात उल्टा मानना होगा। ठीक, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अपोजिट मान लिए। अब जब ये परिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है? परिमेय संख्या है। जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब, पूर्णांक का अर्थ हो गया 1 2 3 ... अनंत तक जितना भी संख्या है यह पूर्णांक हो गया। चाहे -1 -2 ... माइनस अनंत तक जितना भी संख्या है यह सब पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब बटा में पूर्णांक कभी नहीं होता है। ठीक, तो जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, तथा p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, इसका कहने का अर्थ हुआ कि p और q जो है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, हम 16/10 लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं 16/10। तो देखिए 16/10 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2। ठीक, और 10 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 लिखेंगे। ठीक, तो कहता है कि p और q का ऊपर वाला क्या है? p है, और नीचे वाला क्या है? q है। ठीक,
तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब हुआ कि जो दोनों में शामिल, और गुणनखंड मतलब तो जो आप देखिए रहे हैं, ठीक। तो दोनों में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, 5 है, 2 गुने 5 है, लेकिन देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस यह जो है 16 का गुणनखंड है। क्या है? 16 का गुणनखंड है। इसमें देखिए 2 जो है उभयनिष्ठ है, एगो 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। कैसे उभयनिष्ठ है? क्योंकि यह दोनों में शामिल है। क्यों? क्योंकि यह दोनों में शामिल हो। तो यहाँ कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, 16/10 जैसा नहीं होना चाहिए कि इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है तो कट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कैसा होना चाहिए भाई? तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5/3 का। क्या लिए हैं हम? 5/3 का। अब देखिए 5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अब कहिएगा 5 गुने 1, और 3 का कोई है तो कहिएगा 3 गुने 1। तो चूंकि आपको पता है कि जो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या रहता है। गुणनखंड जब भी करेंगे तो उसमें हमेशा अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या ही रहना चाहिए। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम 1 लिख दिए हैं, तो यह जो हम गुणनखंड किए हैं यह क्या है? गलत गुणनखंड है, क्योंकि शुरू ये होता है 2 से, और हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो गलत होगा कि नहीं? गलत हो जाएगा। तो 5/3 का देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। तो इसी प्रकार का P/Q होना चाहिए, ठीक नहीं। इस प्रकार का P/Q नहीं होना चाहिए 16/10 के जैसा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वैसा P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। वर्ग क्यों करते हैं? वर्ग हम इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप पूछिएगा कि वर्ग ही क्यों करते हैं, घन क्यों नहीं करते, पावर 4 क्यों नहीं करते, पावर 5 क्यों नहीं करते हैं? तो जो गणितज्ञ था दोस्तों, इसने वर्ग किया था, ठीक। क्या किया था? वर्ग किया था, तभी इसको जो है आंसर मिल पाया था। घन किया था तो प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाया था। पावर 4 किया था तो उसमें भी वह अटक गया था। पावर 5 किया था, पावर 6 किया था तो उसमें प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाया था। इसीलिए यह दोनों तरफ वर्ग किया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों √3 का वर्ग कर देंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए हैं। P/Q का वर्ग कर देंगे, ठीक। √3 का वर्ग किए हैं, इसका मतलब है कि √3 को 2 बार गुना किए हैं। कई बार? 2 बार गुना किए हैं। तो जब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। वही तो यहाँ पर लिखे हैं हम। P/Q का स्क्वायर है। यहाँ पर P पर भी स्क्वायर है और Q पर भी स्क्वायर है। तो P को 2 बार लिखेंगे, Q को 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब P गुने P करेंगे तो P स्क्वायर आएगा, Q गुने Q करेंगे Q स्क्वायर आएगा, ठीक। अब देखिए Q स्क्वायर जो है भागा में, बट्टा में है, अर्थात कि किस में है? भागा में है। अब भागा में है, बराबर की पट्टी ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 × Q स्क्वायर बराबर PQ, कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 3 × Q बराबर P स्क्वायर। अब देखिए 3Q जो है बराबर होगा P स्क्वायर बटा Q के, कहा कि इसमें Q जो है Q को हम ई पट्टी भेज देंगे P स्क्वायर के देने, ठीक। तो इधर गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए
3q क्या है? पूर्णांक है। और पी स्क्वायर बटा q क्या है? भिन्न है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न कभी होगा? यह असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो देखिए 2 क्या है? पूर्णांक है। और 4/8 क्या है? भिन्न है। तो 2 को 2 लिख देते हैं और 4/8 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। तो अब इसको बराबर किए हैं तो कभी भी यह दोनों बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है। ठीक, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। यह मानना हमारा क्या हो गया?